इल्बर्ट बिल के समर्थन। चलो अब इसको आगे करो। कल आपने कमिश्नर रैमजे कर रहे थे ना, लास्ट आपने देखा कुमाऊं के अंदर हेनरी रैमजे कमिश्नर हुआ, और कुमाऊं के जो कमिश्नर थे हेनरी रैमजे, ये कब कमिश्नर हुए थे कुमाऊं में? 56 में, और 56 से लेके 84 तक ये कमिश्नर है। तो ठीक है, कमिश्नर एक बड़ा है, मतलब जब आप रैमजे को पढ़े तो रैमजे कुमाऊं का एक बड़ा कमिश्नर माना जाता है, और अपने टाइम पीरियड में उसने खूब सारे काम भी करवाए, तो वो काम भी आपने कल वाली क्लास में कर दिए। अब हेनरी रैमजे के शासनकाल में 1883 इल्बर्ट बिल के समर्थन में बैठक हुई। 1884 में रैमजे जो है वो कुमाऊं कमिश्नर के पद से चले गया, उसने कुमाऊं कमिश्नरी का पद रिटायर हो गया मतलब। और फिर हम इस दौर में आते हैं सर 1884 से लेकर के और 1900 तक का दशक। साधारणतया इस दौर को कुमाऊं में शांत काल की संज्ञा देते हैं, मतलब इस समय कोई बहुत बड़ी उठापटक की घटनाएं नहीं हुई। 1884 से 1900 के बीच की प्रमुख घटनाएं अगर हम डिस्कस करें कि 84 से और 1900 के बीच क्या कुछ हुआ, तो 84 से 1900 के बीच की प्रमुख घटनाओं में एक घटना तो ये आ जाएगी ना भाई, कांग्रेस की स्थापना हुई। कब हुई थी? 1885 ईस्वी के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना, और जब 1885 में कांग्रेस स्थापित हुआ तो आप समझो 1885 के बाद जो कुमाऊं के लोग हैं उनको एक काम तो मिल गया, साल के अंत में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, और जितने भी लोग थे कुमाऊं के वो लोग कांग्रेस के अधिवेशन में प्रतिवर्ष प्रतिभाग करते ही करते हैं। बाकी 84 से 90 1900 एक शांत काल ही है, कोई ज्यादा बड़ी घटना इसमें नहीं होती है। एक तो भाई कांग्रेस की स्थापना हो गई 1885 में, और कुछ प्रमुख घटनाओं पे आप चर्चा करें तो इस दौर में एक प्रमुख घटना ये भी है कि 1893 ईस्वी के अंदर डाक सेवाओं का विस्तार करते हुए डाकघर भी स्थापित कर दिया गया। कुछ फैक्ट हैं जो मैं लिख देता हूं। 1893 ईस्वी के अंदर डाकघर की स्थापना कर दी गई अल्मोड़ा में। डाक सेवाएं तो पहले से थी, पर एक पर्टिकुलर डाकघर 1893 में स्थापित कर दिया गया। साल 1893 इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस साल कूली बर्दायस के प्रश्न, कूली बर्दायस संबंधी प्रश्न जो है ये प्रांतीय काउंसिल में उठाए गए। प्रांतीय काउंसिल समझते हैं आप किसको बोलते हैं? प्रांतीय काउंसिल मतलब है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य की जो विधान परिषद है, वहां पर कूली बेगार के संदर्भ में कुछ प्रश्न उठाए गए 1893 में, और आगे जाकर के 1894 और 97, हालांकि हमें बाद में पढ़ना है इसको कूली बेगार वाले चैप्टर में, पर फिर भी मैं लिख दे रहा हूं कि 1894 और 97 इन 2 सालों में कूली बेगार के प्रश्न प्रांतीय काउंसिल में उठाए गए। इसको डिटेल में समझेंगे आगे के लेक्चरों में। कूली बेगार के प्रश्न भी प्रांतीय काउंसिल में उठाए गए मतलब जो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद है वहां पर ये प्रश्न उठाए गए 1893, 94 और 97 में कि भाई जो कूली बेगार है वो देना पड़ेगा हमें कि नहीं देना पड़ेगा, मतलब देना है अगर कूली बेगार तो बंद करो। मतलब कूली बेगार के बारे में थोड़ा बहुत बातें होने लगी इस दौर में। कूली बेगार क्या है, ये व्यवस्था कब प्रारंभ हुई और इसका विरोध कैसे हुआ, वो आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे आगे जाकर। फिलहाल आप ये बेसिक बातें ध्यान रखो। 1884 से 1900 के बीच में कोई बड़ी घटनाएं नहीं है हमारे स्टेट में, और मैंने कहा कि इस पूरे दौर को हम शांत काल कह देते हैं कि भाई शांत वाला दौर है, ये पहला दौर है। अंग्रेजों के आने के बाद का पहला दौर हम यहां पर खत्म हुआ मान लेते हैं। हम मानते हैं कि जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के आने के साथ ये फर्स्ट फेज है ब्रिटिश काल का। अंग्रेजों का प्रथम दौर 1815 से शुरू हुआ और खत्म कहां पर हुआ? 1900 में। इस प्रथम दौर को आप कुमाऊं कमिश्नरी के विकास का दौर कह सकते हैं। इस दौर में कमिश्नर आए और कमिश्नरों ने कुमाऊं का विकास किया, डेवलपमेंट किया। अब 1900 के बाद के दौर पर चलते हैं, हम सेकंड फेज में पहुंचने वाले हैं, और सेकंड फेज जो मॉडर्न हिस्ट्री का रहा कुमाऊं के अंदर वो 1900 ईस्वी से लेकर के 1916 तक का है। इस फेज को आज डिस्कस करेंगे। 1900 से लेकर कब तक? 1916। ये वो फेज है। देखो, फर्स्ट फेज में अंग्रेजों का विरोध शून्य। क्या हमने अंग्रेजों का कोई विरोध किया? नहीं, किसी भी मामले को लेकर के अंग्रेजों का विरोध नहीं हुआ। फेज 1 में अंग्रेजों ने इस राज्य का विकास किया, कुमाऊं कमिश्नरी का विकास किया, खूब डेवलपमेंट बहुत किया, खूब विकास किया। ये फेज 2 है। फेज 2 में 1900 से लेकर 1916
इस फेज में हमारे और अंग्रेजों के बीच टकराव डायरेक्टली नहीं होगा, लेकिन हम लड़ने की तैयारी करेंगे इस दौर में। इस दौर में राष्ट्रवाद थोड़ा थोड़ा हमारे राज्य में पहुंचेगा और आप कह सकते हैं कि 1900 से लेके 1916 का जो दौर है वो सामाजिक और राजनीतिक सुधार का दौर है। कि हमने थोड़ा सा अपने समाज को सही करने की कोशिश करी और पॉलिटिकली भी ये देखा, राजनीतिक स्तर पर भी कोशिश करी कि थोड़ा पॉलिटिक्स में हम लोग एक्टिव हो जाए। ये वो दौर है 1900 से लेके 1916। तो कुमाऊं में मॉडर्न हिस्ट्री के सेकंड फेज पर पहुंचते हैं जब 1900 से लेके 1916 वाले दौर में। तो यहां पर आपको ये समझना है कि ये दौर बदला हुआ दौर था। इससे पहले हम जिस दौर के बारे में डिस्कस कर रहे थे वो दौर वो था जब कुमाऊं के जो कमिश्नर है, कुमाऊं के कमिश्नर वो इस क्षेत्र का विकास कर रहे थे। और उस समय जो लोग थे ना यहाँ के, उस समय यहाँ कुमाऊं में रहने वाले जो लोग थे उनमें से अधिकांश लोग ऐसे थे जिन्होंने गोरखाओं का शासनकाल देखा था, गोरखाओं का अत्याचारी शासनकाल देखा था। अंग्रेज आए थे 1815 में। तब आप सोचो कोई 1815 में 10 साल का या 20 साल का रहा हो, तो ऐसा थोड़ी कि अंग्रेज आते ही मर गया हो। उसने अंग्रेजों का शासन भी देखा, गोरखा का शासन भी देखा। तो वो लोग कंपेयर करते थे आज तक और वो देखते थे कि गोरखा के शासन से बहुत अच्छा शासन है अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने सुधारवादी शासन भी लाया, यहाँ पर थोड़ा सा रिफॉर्म भी किए। आगे चलते रहे तो अब 1900 के बाद वो दौर आ गया कि इस दौर में जो भी लोग हमारे राज्य में है उनमें से किसी ने गोरखा का शासन नहीं देखा है। समझ रहे हैं आप? 1900 के आसपास जो लोग रहेंगे 10, 15, 20 साल के, तो 1900 में जो 15, 20, 25, 30 साल के लोग हैं वो हैं जिनका जन्म 1860 के बाद हुआ होगा। तो वो ब्रिटिश भारत में जन्मे थे। उन्होंने गोरखाओं का शासन सुना था, जैसे हमने सुना था, पर देखा नहीं था। इसलिए इस दौर में 1900 के बाद वाले जो दौर है, हाँ तुम पहले तुम ही बोलो। हाँ बोलो, क्या था मतलब वो थोड़ा हम भी जानना चाह रहे कि ऐसा क्या था वो है, क्या सॉल्यूशन है, किस चीज का करे सॉल्यूशन को? अच्छा सॉरी बोल रहा, सॉरी बोलने वाला काम ही मत कर। मैं सोचा कुछ भयंकर है तो चलो, अब मैं भूल गया, पता कहाँ था। 1900 से मैंने कहा कुछ होता था खतरनाक भी ना। 1860 के बाद जन्मे हुए लोग थे। अब देखो 1900 से लेके 1916 वाला जो दौर है, इसमें सारे लोग वो हैं जिन्होंने गोरखा शासन काल में देखा ही नहीं है गोरखाओं का शासन काल। तो 1900 से बाद वाले दो दौर में मैं सबसे पहले कर रहा हूं दो टुकड़े। एक गढ़वाल क्षेत्र, यहां क्या क्या हुआ। दूसरा समझना भाई जी कुमाऊं वाले क्षेत्र में क्या क्या हुआ। कुमाऊं में 1900 ईस्वी के बाद और गढ़वाल में 1900 ईस्वी के बाद क्या क्या हुआ, दोनों जगह अलग अलग आप समझना। 1900 ईस्वी के बाद गढ़वाल वाला जो क्षेत्र है, यहां पर यहां के लोगों ने सामाजिक सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किए। सामाजिक सुधार कार्यक्रम, वैसे तो अंग्रेज बहुत बुरी बुरी व्यवस्थाओं को बंद कर चुके थे, जो बहुत बेकार बेकार चीजें थी, जैसे सती प्रथा, दास प्रथा, बाल विक्रय, ये तो अंग्रेज ने बंद कर दिया। लेकिन उसके बावजूद हमारे समाज में कुछ ऐसी सामाजिक समस्याएं थी जिनको समाप्त करना जरूरी था। इसलिए 1900 ईस्वी के बाद गढ़वाल में क्या कार्यक्रम शुरू हुए, सामाजिक सुधार कार्यक्रम। और 1900 ईस्वी के बाद कुमाऊं में जो है ना, यहाँ राजनीतिक सुधार कार्यक्रम या फिर राजनीतिक जागृति की शुरुआत हुई। 1900 से लेके 1916 के बीच कुमाऊं वो पॉलिटिकली आगे बढ़ा। वहां पर कई राजनीतिक संगठन बनाए गए, वहां के लोग पॉलिटिक्स में आगे आए। और गढ़वाल वालों ने क्या किया, सामाजिक सुधार। वहां पर जो गढ़वाल में सामाजिक समस्याएं थी, उन सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए गढ़वाल वालों ने सामाजिक सुधार कार्यक्रम किए। अब मेरी बात को ध्यान से आप समझना, अच्छा लेक्चर है, अच्छे प्रश्न बन जाते हैं। सबसे पहले गढ़वाल के लोगों की सामाजिक समस्याएं सुन लो। सामाजिक समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या गढ़वाल में ये थी कि जातिवाद बहुत चरम पर था। इस दौर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मतलब अंग्रेज आए ना, तो अंग्रेजों ने अगर ये सती प्रथा वगैरह बंद कर दिया तो जातिवादिता की व्यवस्थाओं को थोड़े ही खत्म किया। तो एक बड़ी समस्या गढ़वाल में क्या थी, जातिवाद की व्यवस्था, बहुत हैवी व्यवस्था थी। आप समझो मेरी बात को, दलितों के साथ अस्पृश्यता का भाव रखा जाता था, छुआछूत, कि किसी दलित व्यक्ति ने टच कर दिया अगर आपको, तो वो बहुत बड़ा अपराध मान लिया जाता था। दलितों के पास उनके संपूर्ण अधिकार नहीं थे। किसी ऐसे स्थान पर जहां से पानी भरते हैं ना,
तो पानी भरने वाले स्थानों पर दलितों का प्रवेश नहीं था। मंदिर में दलित प्रवेश नहीं कर सकते। गढ़वाल में बड़ी समस्या ये थी कि शादी विवाह के समय दलितों को, शिल्पकारों को डोला और पालकी यूज करने का अधिकार नहीं। जैसे आपने सुना है डोला पालकी आंदोलन, तो गढ़वाल में क्या होता था ना, जैसे किसी की शादी हो रही है तो दूल्हा को किसमें बैठाते हैं? डोले में नहीं, पालकी में। डोला में तो दुल्हन बैठती है, तो ये जो डोला और पालकी है, अब जैसे दलितों की शादी है और दुल्हन को डोले में ले जा रहे हैं, तो सवर्ण जाति के लोग ना बड़ा अत्याचार करते थे, बारातियों को मारते थे, पीटते थे और कहते थे कि जो भी दलित वर्ग है, जो भी शिल्पकार वर्ग है, वो डोला पालकी यूज नहीं करेगा। किसी भी शिल्पकार समुदाय के व्यक्ति को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी। तो ऐसी जातीय समस्याएं बहुत ज्यादा थी हमारे समाज में। इन जातीय समस्याओं को खत्म करने के लिए गढ़वाल वालों ने 1900 ईस्वी के बाद सामाजिक सुधार कार्यक्रम शुरू किए। कैसे सामाजिक सुधार कार्यक्रम इन्होंने चलाए? तो सबसे पहले गढ़वाल के जो पढ़े लिखे लोग थे, जो प्रबुद्ध वर्ग था, जो बौद्धिक विकास का वर्ग था, जो थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग थे, इन्होंने सबसे पहले गढ़वाल में क्या किया? साल 1901 में गढ़वाल के लोगों ने गढ़वाल में अपना एक संगठन बनाया। 1901 में जो संगठन बनाया गया उसको नाम देते हैं गढ़वाल यूनियन। गढ़वाल की सामाजिक समस्याओं को समाप्त करने के लिए और गढ़वाल में जो कुछ भी दिक्कतें थी उन दिक्कतों को दूर करने के लिए 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना करी गई। पॉइंट नंबर 2 समझना कि ये जो गढ़वाल यूनियन 1901 में बना था, इसका दूसरा नाम था गढ़वाल हितकारिणी सभा। 1901 में गढ़वाल क्षेत्र के लोगों ने गढ़वाल के सामाजिक विकास के लिए पहली बार गढ़वाल के लोगों के द्वारा एक संगठन बनाया गया। इसका नाम गढ़वाल यूनियन रखा गया। गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई? तो सर 1901 में हुई। इसी का नाम क्या था? गढ़वाल हितकारिणी सभा। इस संगठन की स्थापना देहरादून में करी गई। देहरादून में गढ़वाल क्षेत्र के लोगों ने साल 1901 में अपना एक संगठन बनाया और उस संगठन का नाम गढ़वाल यूनियन रखा गया। गढ़वाल यूनियन नाम का ये जो संगठन है, ये क्यों बनाया गया? इसके उद्देश्य क्या थे? आपको इसके नाम से ही पता चल जाएगा ना। यूनियन बना है, संगठन बना है, तो इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या था? गढ़वाल के अंदर इस क्षेत्र का सामाजिक विकास, सामाजिक समस्याओं को दूर करते हुए ये इस क्षेत्र का सामाजिक विकास करना चाहते थे। रूढ़िवादी जो जातिवाद परंपराएं थी, इसको ये समाप्त करना चाहते थे। जातिवादी परंपराओं को समाप्त करना चाहते थे, सामाजिक विकास करना चाहते थे, सोशल डेवलपमेंट, और दूसरा क्या करना चाह रहे थे? जातिवादी परंपराओं को समाप्त करना चाहते थे। जो भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाली व्यवस्थाएं हैं, इसको ये समाप्त करना चाहते थे। कुल मिलाकर के गढ़वाल यूनियन का एक लाइन में उद्देश्य अगर हम कहें तो हम क्या कहेंगे? इसका उद्देश्य गढ़वाल का विकास करना, भ्रातृत्व की भावना को विकसित करें, हम सब भाई भाई हैं, ऐसी भावना को विकसित करने के लिए गढ़वाल यूनियन स्थापित किया गया। वैसे तो गढ़वाल यूनियन की स्थापना में बहुत सारे लोगों का नाम है, पर कुछ प्रमुख लोगों के नाम अगर मैं बोलूं तो गढ़वाल यूनियन की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान तारा दत्त गैरोला एक, विशंबर दत्त चंदोला, गिरिजा दत्त नैथानी, ये कुछ प्रमुख नाम थे जिन्होंने मिलकर 1905 में गढ़वाल के लोगों के लिए एक संगठन बनाया और उसी संगठन का नाम गढ़वाल यूनियन रखा गया। गढ़वाल यूनियन 1901 में गढ़वाल क्षेत्र में इस एक संगठन की स्थापना करी गई और ये संगठन जो बना है, इसके सबसे प्रमुख उद्देश्यों में एक उद्देश्य क्या था कि भाई हम कैसे भी करके जातिवाद को खत्म करें। जातीय समस्याओं के अलावा कुछ और समस्याएं भी गढ़वाल में व्याप्त थी, जैसे स्त्रियों की शिक्षा। स्त्रियों की जो शिक्षा थी, या स्त्रियों की शिक्षा के अलावा ध्यान रखना स्त्रियों की स्थिति, वो भी बहुत अच्छी नहीं थी। तो इन सब मुद्दों को दूर करने के लिए गढ़वाल यूनियन 1901 में बना। कहां पर स्थापना हुई है? उसका दूसरा नाम क्या था? गढ़वाल हितकारिणी सभा था। जैसे ही ये एक संगठन बना, तो ये संगठन क्या कर रहा है कि ये जातिवाद को खत्म करने की बात कर रहा है। कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र। अब देखो, पहली बार था जब हमारे राज्य में इस प्रकार का एक संगठन बना। 1901 में जैसे ही ये संगठन बना, इस संगठन के बनते ही क्या हुआ जी? जैसे ही ये संगठन बना, इसके बनते ही क्या हुआ कि जो समाज के निम्नतम वर्ग है, उनको ये संगठन अच्छा लगेगा या बुरा? जो प्रबुद्ध व्यक्ति है, जो दिमाग वाला व्यक्ति है, जिसको पता है कि जातिवाद नहीं होना चाहिए समाज में, वो तो इससे जुड़ा ही जुड़ा। साथ ही साथ ये समाज के निचले वर्गों को ये संगठन बहुत अच्छा लगा
और राज्य के अधिकांश लोगों ने गढ़वाल में इस संगठन को ज्वाइन कर दिया। 1901 के बाद राज्य में ये बातें चलने लग गई कि खत्म करो ये रूढ़िवादी परंपराएं, राजा महाराजाओं के द्वारा बनाई गई परंपरा को बदलो, समाज विकसित हो रहा है। तब जातिवादी की परंपराओं को धीरे धीरे समाप्त करने की बात की जाने लगी। 1902, 3, 4 जैसे ये बातें थोड़ा सा उछली और जैसे जैसे समाज के अधिकांश लोग गढ़वाल में जातिवाद को खत्म करने की बातें करने लगे तो ये बात बुरी किसको लग गई? किसको बुरा लगेगा जब जातिवाद को खत्म करोगे? किसको? उसको जो शीर्ष पर होगा। जातिवाद की व्यवस्था से किसी न किसी को फायदा तो होगा ना। किसको? जो शीर्षस्थ सबसे ऊपर बैठा है। और कौन बैठा था सबसे ऊपर? पंडित जी बैठे थे। बामण, और बामण में भी कौन बामण? सरोला बामण। इस राज्य में राजाओं ने जिन ब्राह्मणों को पूजनीय बनाया था, आदर्श जिनको स्थापित किया था, वो कौन थे? सरोला ब्राह्मण। क्योंकि सरोला ब्राह्मण कभी सोचो आप राजाओं के जमाने में जब आपके गांव से गुजरता रहा होगा ना, तो कितनी इज्जत मिलती होगी उसको, कितनी रिस्पेक्ट मिलती होगी। अब क्या बोल रहे? अब बोल रहे हैं जी कोई सरोला सरोला कुछ नहीं, सब एक बराबर। तो ये बात ना सरोलाओं को बुरी लग गई। अब सरोला ब्राह्मण ने कहा कि ना जी ऐसे कैसे, ये तो हमारी परंपरा है, ये तो राजा महाराजाओं के द्वारा बनाए हुए नियम है। तो उन्होंने गढ़वाल यूनियन का विरोध किया। और गढ़वाल यूनियन का जब विरोध किया तो 1904 में उन सरोलाओं ने मिलकर के अपनी एक सभा बना दी। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सरोला सभा। तो ये सरोलाओं के द्वारा अपनी एक सभा बनाई 1904 में। क्यों बनाई? क्योंकि अब जातिवाद को हटाने की बात हो रही थी। जातिवाद को हटाने की बात होगी तो भाई इसका नुकसान किसको होगा? शीर्षस्थ वर्ग सरोलाओं को। अब उनके पास इस पर विशेषाधिकार नहीं रहेगा। तो 1904 में सरोला सभा की स्थापना करी गई। कहां पर करी गई? तो टिहरी में करी गई। किसने करी? तो फिर मेरा दिमाग खराब होना शुरू हुआ कि तारादत्त गैरोला ने। अब यहां देखो बड़ी अजीब सी बात है। सरोला सभा किसने बनाई? ये तारा भाई भयंकर सितारा है। ये तारा जब देहरादून में था तो क्या कहता था? सब एक जैसे है। ये देखो इसकी भी स्थापना किसने करी? गढ़वाल यूनियन। देहरादून में उसने 1901 में जातिवाद की परंपराओं को खत्म करने वाला एक संगठन बनाया। देख रहे हो आप यहां क्या बना रहा है? जातिवाद को खत्म करने वाला संगठन। और वहां वो टिहरी गया तो टिहरी का राजा था कीर्ति शाह और कीर्ति शाह का सलाहकार था तारादत्त गैरोला। तो टिहरी में गया तो टिहरी में सरोला सभा बना दी उसने। अब ये जो सरोला सभा 1904 में बनी, ये क्या बोलते थे? इनका कहना यह था कि सरोलाओं को उनके विशेषाधिकार वापस दिए जाए। वो कह रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं बनी है वो व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए, नहीं तो हम तुम्हारी शादी में नहीं आएंगे। बामण बोल रहा, घंटी बजाने हम नहीं करेंगे पूजा पाठ, जो व्यवस्थाएं बनी हुई। तो देखो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, दोनों में आपस में टकराव हो गया। वो कह रहे हैं कि जो बनी हुई व्यवस्थाएं हैं वो बिगड़े ना, सरोला सर्वोच्च था तो उसे सर्वोच्च ही रखा जाए, उसके विशेषाधिकारों को समाप्त ना किया जाए। और ये यूनियन क्या कह रहा है? खत्म करो भाई ये व्यवस्था। तो दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट प्रकार की संस्थाएं बन गई। तो देखो जो ये है ना सरोला सभा, इस प्रकार की जो भी सभा बनेगी, ऐसी कोई भी सभा जो पारंपरिक नियमों को बदलने के खिलाफ होगी, इस प्रकार की सभाओं को हम कहेंगे जातीय सभा। इनको क्या बोलेंगे राइट वाले को? जातीय सभा। और ऐसी कोई भी सभा जो पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्थाओं को खत्म करने की बात करेगी उसको बोलेंगे अजातीय। ये अजातीय है, ये क्या कर रहे हैं? जातिवाद को खत्म कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये जातिवाद को बढ़ा रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि दोनों ही संगठनों का संस्थापक तारादत्त गैरोला है। वो भाई जब टिहरी में है तो कह रहा है कि सरोला सर्वोच्च है, जब देहरादून में कह रहा है कि तो सब भाई भाई है। अब हमारे लिए टेंशन है भाई कौन सी बात माने आपकी। तो 1904 में सरोला सभा बनी, 1901 में गढ़वाल यूनियन या गढ़वाल हितकारिणी सभा इसकी स्थापना करी गई। अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। कुछ लोग वहां ज्वाइन किए होंगे, ऑब्वियस है अगर आप सरोला होते तो उस हिसाब उस जमाने के अंदर बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति नहीं है, तो आपने देखा कि ब्राह्मणों की सभा बन गई तो सारे के सारे लोग 1904 में उधर सरोला सभा को ज्वाइन करने लग गए। कई साल तक यही व्यवस्थाएं चलती रही। अब जब कई साल तक यही व्यवस्था चली तो इस व्यवस्था में बड़ा बदलाव 1907 में आया। 1907 में गढ़वाल के अंदर एक और संगठन स्थापित किया गया। संगठन का नाम था गढ़वाल भ्रातृमंडल। गढ़वाल भ्रातृमंडल ये एक और संस्था स्थापित करी गई। 1907 ईस्वी के अंदर गढ़वाल भ्रातृमंडल नाम की एक सभा स्थापित करी गई। कहां पर? तो फिर आंसर होगा लखनऊ में। इस सभा को किसने बनाया? तो आपका आंसर होगा मथुरा प्रसाद नैथानी। मथुरा प्रसाद नैथानी के द्वारा 1907 ईस्वी के अंदर गढ़वाल भ्रातृमंडल ये एक संस्था स्थापित करी गई। हम गढ़वाल के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। 1900 से लेके 1916 तक गढ़वाल में क्या क्या हुआ, कुमाऊं इसके बाद जाएंगे। तो 1907 में गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना हुई। गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना किसने करी थी? मथुरा प्रसाद नैथानी ने। कहां पर?
आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है ना, गढ़वाल भ्रातृमंडल। भ्रातृमंडल मतलब भाईचारा बढ़ाने वाली संस्था, और यूनियन भी क्या करती थी, तो यानी कि ये दोनों का टारगेट एक ही है। इसका भी उद्देश्य है कि भाईचारा कैसे हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। तब 1907 में गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना हुई। कहां पर हुई, देखो लखनऊ में हुई। तो इसमें ज्यादा शौक नहीं होना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उस समय पर हम होते थे ना, तो लखनऊ मेन सेंट्रल स्थान था। गढ़वाल भ्रातृमंडल 1908 में राज्य के अंदर आया, और 1908 में गढ़वाल भ्रातृमंडल का पहला अधिवेशन हमारे राज्य में हुआ। गढ़वाल भ्रातृमंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, 1908 में हुआ। गढ़वाल भ्रातृमंडल का पहला अधिवेशन सर कोटद्वार में हुआ। कहां पर, कोटद्वार में। और जो गढ़वाल भ्रातृमंडल का पहला अधिवेशन था कोटद्वार में, इसके अध्यक्ष बनाए गए कुलानंद बर्तवाल। ये राहुल बर्तवाल की थे दादाजी, तो याद रखना इनका नाम, सच में थे, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। कुलानंद बर्तवाल जो है, इनको अध्यक्ष बनाया गया। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी, तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कुलानंद बर्तवाल के द्वारा की गई। और कुलानंद बर्तवाल गढ़वाल भ्रातृमंडल, जो गढ़वाल भ्रातृमंडल है, उसके प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। यहां तक की बात क्लियर है आपको, यहां तक देखो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और जनरली 1 से 2 प्रश्न आपकी परीक्षाओं में टकर जाएंगे यहां से, कि भाई 19वीं शताब्दी के बाद गढ़वाल में क्या हुआ। फिर कुमाऊं की तरफ चलते हैं। गढ़वाल में जातीय और अजातीय सभाओं के संगठनों की बात हुई। सबसे पहले गढ़वाल भ्रातृमंडल, गढ़वाल यूनियन। यूनियन का दूसरा नाम क्या था, गढ़वाल हितकारिणी सभा, देहरादून में बना। ठीक उसके बाद सरोला सभा 1904 में बनी। सरोला सभा के बाद गढ़वाल भ्रातृमंडल बनी। अब देखो, ये जो दोनों की दोनों सभाएं हैं, ये दोनों सभाएं क्या कर रही, ये फैक्ट है, याद रखना कि पहला अधिवेशन कोटद्वार में हुआ। अध्यक्षता किसने करी, कुलानंद बर्तवाल। अब देखो जी, ये दोनों के दोनों जो संगठन है, जैसे हितकारिणी सभा है और गढ़वाल भ्रातृमंडल है, ये दोनों की दोनों सभाएं किस चीज पर फोकस करती थी। तब आप कहेंगे सर इन दोनों का कहना ये था, इन दोनों सभाओं का कहना ये था कि गढ़वाल से जातिवाद की व्यवस्थाओं को खत्म करो। ये दोनों क्या कहते थे, ये जो जातिवाद है ना, उसको खत्म करो। वहीं सरोला सभा किस चीज के ऊपर जोर दे रही थी, सरोला सभा कहती थी कि भैया ऐसा है, हाँ मतलब पंडित श्रेष्ठ है। ये प्रिया ने बोल दिया कि पंडित श्रेष्ठ है, सरोलाओं के विशेषाधिकार को खत्म नहीं होने देंगे भाई, वो उसकी बात कर रहे थे। इसी बीच 1907 में एक और सभा स्थापित करी गई। 1907 में एक और सभा जो गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित हुई, उसे कहते हैं गौरक्षणी सभा। गौरक्षणी सभा, गौरक्षणी सभा की स्थापना 1907 ईस्वी के अंदर धनीराम मिश्र के द्वारा करी गई। आपने नाम सुना है धनीराम मिश्र? हाँ, दुगड्डा एक शहर है पौड़ी के अंदर, और उस दुगड्डा शहर को बनाने वाले किसको माना जाता है, धनीराम मिश्र। इनके बेटे हैं कृपाराम मिश्र, और एक और मिश्र है हरिराम मिश्र, कृपाराम मिश्र, 2 इनके पुत्र हैं। पत्रकारिता के लेक्चर में उनके समाचार पत्र बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, गढ़देश, संदेश जैसे समाचार पत्र उनके द्वारा प्रकाशित किए गए। 1907 में गौरक्षणी सभा स्थापित करी गई। आपको नाम से क्लियर हो रहा है, गौरक्षणी सभा मतलब क्यों बनाई गई है, गाय की रक्षा करने के लिए। अब बना लो गाय की रक्षा करने के लिए आप सभा बना लो। क्यों बना रहे हैं गाय की रक्षा करने के लिए सभा? गाय की रक्षा करने के लिए सभा इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि गाय हमारी सबकी थोड़ी है, फिर हमारी है ना, मतलब तुम्हारी है, तो हर धर्म की थोड़ी है माता। तो गौरक्षणी सभा से आपने गाय की रक्षा करने का संदेश दिया, पर उसका भी तो प्रभाव पड़ेगा, सांप्रदायिकता फैलेगी। आप देख रहे हो माहौल कैसा बना हुआ है। जिस दिन गढ़वाल यूनियन बना होगा उसके बाद से ही सरोलाओं ने मुंह उठा रखा था, ये ऐसा वैसा। और जहां सरोला सभा बनी, अब आप सोचो, जो आदमी सरोला सभा का मेंबर होगा उससे ये लोग चिढ़ते होंगे ना, अच्छा बामण पंडित जी ये वो। और जो लोग यहाँ के मेंबर होंगे उनसे कौन चिढ़ेगा? तो एक हिसाब से जातिवाद और बढ़ रहा है इन सभाओं के बनने से। जब ये सभाएं बनी है तो लोग एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। तो जाति के आधार पर तो लोग दूर थे ही थे, बचा कुचा काम गौरक्षणी सभा ने कर दिया। 1907 में गौरक्षणी सभा की स्थापना हुई। तो ऐसे धर्म के लोग जिनकी माता नहीं है गाय, जिनकी माता नहीं है, अब वो विरोध में आएंगे ना कि भाई तुमको बहुत पड़ रही, गाय की रक्षा करो। और भैंस की, भैंस गाय, बस गाय की, कुत्ता बिल्ली। तो गौरक्षणी सभा की स्थापना से भी माहौल थोड़ा सा और डगमगा गया। कई सालों तक यही कहानी चली, ये सब ऐसा कहानी चल रहा था। अब मैं एक आगे की कहानी बता देता हूं, उसको भी यहीं लिख देते हैं ताकि सभाएं सब एक ही जगह पर आ जाए। अब क्या हुआ कि थोड़ा आगे हम चले तो 1914 में ना प्रथम विश्व युद्ध हुआ। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारे राज्य में कई सालों के बाद होने वाला एक युद्ध था। समझ रहे आप, बहुत पहले हो गई थी लड़ाई। आप तो भूल भी गए होंगे कि खुड़बुड़ा में 1804 में लड़ाई हुई थी। तो लड़ाई मतलब आपने अपना पावर जौहर कहां दिखा दिया था, खुड़बुड़ा के युद्ध में। अब खुड़बुड़ा के युद्ध के अभी तो लड़ाई नहीं हुई, अब लड़ाई लगी सीधा लगभग 100 साल बाद। और जब 100 साल बाद लड़ाई लगी और लोगों को कहा गया चलो लड़ने,
तब लड़ने जाने की बारी आई। जैसे इस क्लास में सब लोग हों हम और अभी लग जाए युद्ध की, चलो लड़ने, तो कौन कौन जाएगा लड़ने। तो जब लड़ने की बारी आई तो हमारे समाज में वही मैसेज प्रसारित हुआ कि लड़ना तो राजपूतों का काम है। युद्ध कौन करता था, सैनिक कौन होता था? तो जितने राजपूत वर्ग के लोग थे, फिर समाज में उनको बोला गया ना, जाओ रे तुम जाओ युद्ध करने। और प्रथम विश्व युद्ध में हमारे राज्य के अंदर राजपूतों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गब्बर सिंह नेगी और दरबान सिंह नेगी जैसे राजपूत जो है ना, वो बड़े पदक भी लेकर के आए। और नेगी पहले से भी क्षत्रिय दल का प्रतिनिधि था, और यहाँ गब्बर सिंह नेगी और दरबान सिंह नेगी और फिर से वापिस आ गए। जैसे ही वो विक्टोरिया क्रॉस लाए और पुरानी व्यवस्थाएं उठ गई ना, लोगों ने कहा वो तो नेगी है भाई ना, अब नेगी है तो फिर क्षत्रिय दल का प्रतिनिधि है तो अवार्ड तो लेकर के ही आएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो देखो प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में हमारे राज्य के सैनिकों से ब्रिटिश शासन बड़ा खुश हुआ, और अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, तो अंग्रेजों ने एक व्यवस्था लॉन्च करी कि उत्तराखंड राज्य में जो भी ब्राह्मण हैं उनके बच्चों को पढ़ने के लिए अगर काशी जाना है तो अंग्रेज उनको छात्रवृत्ति देगी। तो ब्राह्मण बच्चों को अंग्रेज उच्च शिक्षा के लिए क्या देते थे, स्कॉलरशिप देते थे, छात्रवृत्ति देते थे। ये बात एक नेगी को बुरी लग गई, उसका नाम था जोध सिंह नेगी। उसने कहा कि लड़े हम लड़ते रहे, कब से लड़ रहे हैं, सदियों से लड़ रहे हैं, और ब्राह्मण के बच्चों को आप पढ़ाई लिखाई के लिए आगे भेज रहे हो, हम क्षत्रिय, हमारा काम सिर्फ लड़ना है क्या। तब उसने क्षत्रियों के अधिकारों की मांग करी, भाई हमें भी तो पढ़ना है, हमारे बच्चों के लिए भी तो पढ़ने की व्यवस्था करो, हम क्षत्रिय हैं, जब लड़ने की बारी आती है हमको आगे कर देते हो, बाकी टाइम हमको पूछते नहीं हो। तो 1919 में क्षत्रियों की मांग उठाई एक व्यक्ति ने जिसका नाम था जोध सिंह नेगी, और भाई ने भी एक सभा बना दी। उसका नाम क्या है, बननी चाहिए ऐसी सभाएं, समाज में ऐसी सभाएं बननी चाहिए। इससे दिक्कत हो जाती है ना, फिर इसी क्लास में देखो थपड़ी थपड़ी हो जाएगा। अभी तुम आपस में दोस्त होंगे और तब हो जाएगा थपड़ी थपड़ी, तू कौन, मैं ब्राह्मण, चल अलग, मैं क्षत्रिय तू ब्राह्मण, तू सरोला सभा मैं क्षत्रिय सभा, लड़ाई हो जाएगी ना। हाँ, तो इससे समाज क्या होता है कि बढ़ता है। और हम सब भारतीय हैं, बहुत अच्छी बात है, हम सब के सब भारतीय, वसुदैव कुटुंबकम, उससे भी बड़ी नीति है कि हम सब भारतीय तो छोड़ो, पूरा विश्व एक परिवार है। तो पाकिस्तान वाला भी मिल रहा तो गले लगा रहे उसको, ए बुला कुटुंबकम, एक ही कुटुंब है वाला, तू भी मेरा मौसी का लड़का, चाचा का लड़का। ये सबसे बड़ी धारणा है ना, लड़ाई झगड़ा ही खत्म। और ऐसी छोटी छोटी सभाएं बनेंगी तो उसका प्रभाव समाज में देखने को मिलेगा ना, एक दूसरे से टकराव हो जाएगा। अब कोई क्षत्रिय है और कोई ब्राह्मण है और दोनों एक दूसरे से मिले और वही वहां थपड़े थपड़े आपस में, तो इसलिए ऐसी सभाएं ना बने तो ज्यादा बेटर है। तो 1919 में पौड़ी में बनाई गई क्षत्रिय सभा और इसकी स्थापना करी जोध सिंह नेगी ने। जोध सिंह नेगी ने। तो पहले क्या होता है कि कभी कभी परीक्षा में इस स्लाइड से आपके पास एक प्रश्न जो कि जनरली आसान ही माना जाता है वो पूछ लिया जाता है। चलो, 1919 में क्षत्रिय सभा की स्थापना पौड़ी में हुई, और क्षत्रिय सभा की स्थापना किसके द्वारा करी गई। चलो, अगर इतनी बात आपको समझ आई तो इसी से रिलेटेड कुछ और बातें करते हैं। आप देखो 1901 में क्या बना था, गढ़वाल यूनियन बना था। अब जरा मेरी अगली बात को समझो, ये जो गढ़वाल यूनियन 1901 में बना था, गढ़वाल यूनियन नाम की ये जो संगठन बनाया गया था 1901 में, अब गढ़वाल यूनियन का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य क्या था, सामाजिक सुधार, समाज में व्यवस्थाओं को सही करें, जातिवाद जैसी व्यवस्थाओं को खत्म करें। अब गढ़वाल यूनियन ने सोचा कि कैसे करें भाई सामाजिक सुधार, हम समाज को सुधारना चाहते हैं, कैसे सुधारें। इनके पास दो तीन रास्ते हैं, या तो घर घर जाके प्रवचन दो, पहला रास्ता आसान है, घर घर जाओ लोगों को सिखाओ, तो वो रास्ता बहुत कठिन है। तो गढ़वाल यूनियन ने ये डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, हम अपना अखबार निकालते हैं, और 1905 में गढ़वाल यूनियन की तरफ से उनका एक अखबार निकलने लगा जिसका नाम क्या रखा गया, गढ़वाली समाचार पत्र। तो 1905 में इसी गढ़वाल यूनियन की तरफ से एक समाचार पत्र रिलीज होना शुरू हुआ, उसे कहते हैं गढ़वाली समाचार पत्र। कब से प्रकाशित होता है, 1905 से। और कहां से निकलता था, देहरादून से। और किस भाषा का न्यूज़पेपर था, हिंदी भाषा का था, गढ़वाली मत करते थे। तो हिंदी भाषा का एक न्यूज़पेपर 1905 में देहरादून से निकलने लगा। इस न्यूज़पेपर का नाम क्या था, इस न्यूज़पेपर का नाम था गढ़वाली समाचार पत्र। इस न्यूज़पेपर का नाम गढ़वाली समाचार पत्र। ये न्यूज़पेपर कब से निकलता है सर, 1905 से। और गढ़वाली न्यूज़पेपर किसकी तरफ से निकाला जाता है, गढ़वाल
यूनियन के द्वारा। अब इसके संपादक वगैरह नहीं छेड़ रहे हैं क्योंकि आगे जाके लेक्चर है डेडिकेटेड एक, जिसमें हम पत्रकारिता के बारे में पढ़ेंगे कि पहला संपादक कौन था, कब तक रहा। तो अभी आप ये समझो कि 1905 में एक न्यूज़पेपर निकला, उस न्यूज़पेपर का नाम गढ़वाली समाचार पत्र था। दूसरी तरफ क्या हुआ कि 1902 ईस्वी के अंदर से एक और न्यूज़पेपर हमारे राज्य से निकल रहा था, इसका नाम था गढ़वाल समाचार। अब गढ़वाल समाचार नाम का ये जो न्यूज़पेपर था ये निकलता था लैंसडाउन से, और लैंसडाउन से निकलने वाला ये जो न्यूज़पेपर था, गिरिजादत्त नैथानी एक आदमी थे, उनका अखबार था। मतलब बेसिकली 1902 से हमारे राज्य में लैंसडाउन से भी एक न्यूज़पेपर निकलता था, और उस न्यूज़पेपर का संपादक जो है वो कौन था, गिरिजादत्त नैथानी। इस समाचार पत्र के संपादक का नाम गिरिजादत्त नैथानी था। गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ, 1902 में। ये न्यूज़पेपर कहां से निकलता था, लैंसडाउन से, और इस समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो गिरिजादत्त नैथानी लैंसडाउन से उस न्यूज़पेपर को निकालते थे। अब जो गढ़वाल समाचार नाम का न्यूज़पेपर था ना, 1902 से निकलता था, तो क्या था कि उस समय हमारे दौर एक ऐसा था कि इतना सामाजिक सुधार नहीं हुआ था, राजनीतिक जनजागृति भी नहीं थी ऊपर से। तो इस वजह से बड़ा प्रभाव क्या पड़ता था इस समय कि गढ़वाल समाचार न्यूज़पेपर तो निकला ना, पर वो न्यूज़पेपर निकलता था महीने में एक बार। अब जैसे नैथानी जी ने पहले महीने अखबार निकाला, तो उस पहले महीने के अखबार में जो कुछ खबरें होंगी महीने भर की वो उसमें लिख देंगे। अब जैसे उन्होंने 100 कॉपी निकाल दी उस न्यूज़पेपर की, तो बिकी नहीं रही थी, लोग खरीदते ही नहीं थे अखबार, ना के बराबर। अभी तुम लगाए हैं आपने घर पे अखबार, आपने अपने अपने रूम पे अखबार लगाए हैं, नहीं लगाए ना? लगाए क्यों नहीं है तुमने, क्यों लगाना है, तुम्हारे पास तो फोन है, अब फोन है ना तुम्हारे पास, तो अखबार लगाना चाहिए तुमको। जो खबर कल सुबह पता चलेगी, कल मैच था, रहा होगा किसी का मैच, तो आपको रात ही पता चल गया कौन जीतेगा, और कल सुबह पढ़ रहे हो उसको अखबार, अब सब तो पता है। अभी कहीं बम ब्लास्ट हो गया तो तुमको तुरंत पता चल रहा, तो सुबह क्या देखना उसमें। तो आज समाचार पत्रों की संख्या कम क्यों हुई है, क्योंकि हमारे पास मोबाइल फोन है, और मोबाइल फोन से पहले खबर तुरंत पता चल रही है। आज जो घटना देश में होगी तुमने तो लाइव देख ली अभी, अब कल अखबार का क्या करना मतलब। पर ये वो दौर नहीं था ना, इस दौर में मोबाइल वगैरह टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो खबरों के लिए आदमी को केंद्रित रहना पड़ता था अखबारों पे, कि जब अखबार आएंगे तभी जाकर के जी कहानी होगी। लेकिन गढ़वाल समाचार जब 1902 में निकला तो ये न्यूज़पेपर चला ही नहीं मार्केट में। 100 कॉपी छपा रखी है, 2 खरीद रहे, 3 खरीद रहे, 2-3 भी कौन, एक वो खुद ही खरीद रहा, तो चला नहीं है मार्केट में। तो गिरिजादत्त नैथानी ने क्या किया ना, 1904 में इस अखबार को बंद करवा दिया। तो ये जो गढ़वाल समाचार था ये 1902 में निकला और 1904 में बंद हो गया। जब 1904 में ये अखबार बंद हुआ, देखो जैसे ही 1904 में ये अखबार बंद हुआ तो गढ़वाल यूनियन वालों ने इसको यहां खींच लिया कि चल ठीक है, तेरा बंद हो गया, हमारा चला। तो वो जो गिरिजादत्त नैथानी था वो अब क्या करने लग गया, गढ़वाली न्यूज़पेपर का संपादक बन गया। तो उसने वहां छोड़ दिया और इस न्यूज़पेपर का संपादक बना। अब कई सालों तक यही कहानी चल रही थी। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट कब आया, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया 1912 में। 1912 में गिरिजादत्त नैथानी ने इस अखबार का संपादन कार्य छोड़ दिया। आप सुनो, पहले कौन सा न्यूज़पेपर निकलता था और उसके संपादक कौन थे, उसका अखबार 4 में बंद हुआ तो 5 में कहां जॉब करने लगा, गढ़वाली न्यूज़पेपर में। 1912 में गिरिजादत्त ने गढ़वाली न्यूज़पेपर की नौकरी छोड़ दी और 1912 में उसने क्या किया, अपना पुराना अखबार फिर से स्टार्ट कर दिया। तो 1912 ईस्वी के अंदर गढ़वाल समाचार का प्रकाशन फिर से होने लगा। मैं एक शब्द लिख देता हूं, रीस्टार्ट। फिर से गढ़वाल समाचार नाम का पत्र ये छपने लगा। तो एक न्यूज़पेपर था गढ़वाल समाचार जिसको 1904 में बंद कर दिया गया था। अब 1912 में गढ़वाल समाचार फिर से छपने लगा। दूसरी बार जब गढ़वाल समाचार नाम का न्यूज़पेपर छपा तो दूसरी बार ये कहां से छपा, तो आपका आंसर होगा दुगड्डा से। पहली बार में ये कहां से छपता था, लैंसडाउन से। अब जब दोबारा ये न्यूज़पेपर छपा तो दूसरी बार ये न्यूज़पेपर जो है ये दुगड्डा से छपने लगा। अब बताओ, उस समय ना चमोली गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल ऐसे अलग डिस्ट्रिक्ट नहीं थे, एक ही डिस्ट्रिक्ट था गढ़वाल। तो गढ़वाल एक जिला था और गढ़वाल नाम के उस जिले से कितने न्यूज़पेपर निकल रहे थे, 2। एक न्यूज़पेपर था गढ़वाली और दूसरा कौन सा था, तो दो न्यूज़पेपर निकल रहे थे, गढ़वाल समाचार और एक गढ़वाली। अब 100 कॉपी ये छाप रहे हैं महीने में, 100 कॉपी वो छाप रहे हैं, 3 उनकी बिक्री, 4 उनकी बिक्री। तो ना उनका चल रहा था ना इनका चल रहा था। अब इन दोनों में आपस में कंपटीशन बना हुआ है, और जब इन दोनों के अंदर आपस में ठीक ठाक कंपटीशन बना हुआ था तभी इनको पता चला कि तीसरा अखबार भी निकल गया एक। तो 1913 में एक तीसरे न्यूज़पेपर को उत्तराखंड में गढ़वाल से शुरू किया गया। न्यूज़पेपर का नाम था विशाल कीर्ति। विशाल कीर्ति नाम का ये न्यूज़पेपर पौड़ी से निकलता था और ये गढ़वाली भाषा का पहला समाचार पत्र है।
ये किसमें निकलता था? ये गढ़वाली भाषा में रिलीज किया जाता था। इस न्यूज़पेपर के संपादक का नाम क्या था? सदानंद कुकरेती था। सदानंद कुकरेती। इस न्यूज़पेपर के संपादक का नाम सदानंद कुकरेती था। इस न्यूज़पेपर के संपादक का नाम सदानंद कुकरेती था। तो ये थी भाई स्थिति गढ़वाल की। क्या हो रखा है? एक तो भाई साहब गढ़वाल में इतनी सारी सभाएं बनी हुई है। देखा है आपने पिछली स्लाइड में क्या किया हमने? सभाएं। ये देखो, ये सब सभा बनी हुई है और सभाओं के अलावा ये चल रहे न्यूज़पेपर। तो कुल मिला के गढ़वाल का आदमी था कंफ्यूज। यही है ना मेन कहानी, कि अगर आप उस समय गढ़वाल में होते तो आप कंफ्यूज थे कि किसका अखबार पढ़ें और किसकी बात सुने। हर किसी आदमी का एक फॉलोअर होता है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आपके उसके साथ कोई निजी संबंध हो। तो अब आदमी कंफ्यूज था। अगर वो कभी देहरादून आता तो देहरादून में क्या नारे चल रहे? भाई भाई, हम सब भाई भाई। और कभी भाई टिहरी घूमने गया तो वहां क्या? सरोला सर्वोच्च है। पौड़ी वाले कह रहे कि बस गाय नहीं मारना, कोई कह रहा क्षत्रिय बड़ा है, कोई कह रहा भाई भाई है। जब तक भाई भाई मान रहे तब तक सरोला कह रहा मैं नहीं आ रहा तुम्हारे घर पूजा करने। क्या करना था? हाथ जोड़ना पड़ रहा उसको, भाई जी आ जाए यार। तो बड़ी दिक्कत हो रही थी। ऊपर से अखबारों में अलग कंपटीशन चल रहा है, एक अखबार ये, एक अखबार ये, एक अखबार ये, चल कोई नहीं रहा। ना किसी की सभा चल रही है, ना किसी का अखबार चल रहा है, और कई प्रकार की स्थितियां बनी हुई। थोड़ा बहुत प्रभाव तो पड़ेगा ना। अगर सपोज दैट कल मैं नीचे पे दुकान खोल दूं, होटल, पराठा पुराठा, चाय पानी सब कुछ, तो ना चाहते भी, अच्छा सोचो जरा, मैं होटल खोल दूं नीचे पे, आओगे तुम वहां चाय चुई पीने? ना बोली रही, इसको देखो सीधा ना बोल रही है, आना पड़ेगा ना। और पता चला तुम वहां खत्म चाय बन रही, वहां बेकार वाला, आओगे तब भी ना। क्या करना था? मुख मुलाजे बोलते उसको ना, मुख मुलाजे शब्द कि यार थोड़ा क्या करना था, गुरुजी है बुरा मान जाएगा। और बाई चांस तुम जा रहे हो सामने बुद्धि भाई का ढाबा, और वहां पे मैंने खोल दिया ढाबा, और तुम दौड़ के जा रहे हो वहां, लेकिन मैंने बोले भला, तो आना पड़ेगा ना कि अरे गुरुजी मैं तो टाइम देखने जा रहा था, या कुछ भी बहाना बना दोगे ना। अरे सर मैं तो हाथ धुलने जा रहा था। अरे कैसी बात कर दी? तो ये प्रभाव हो रहा था कि आपने देखा देखी, जैसे मान लो तारा दत्त गहरोला है तो उसकी बातों में आके आप इस सभा से जुड़ रहे हो, कोई इसके फॉलोअर है, तो बड़ा कंफ्यूजन वाला दौर चल रहा था। और इससे हुआ क्या? इतनी सारी सभाएं और इतने सारे समाचार पत्रों की वजह से प्रभाव ये हुआ कि हमारे राज्य के अंदर, उत्तराखंड राज्य के अंदर, लोग उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पा रहे थे। आप करना क्या चाह रहे थे? आप ये करना चाह रहे थे। तो सामाजिक विकास नहीं हो पा रहा था। तो जब सामाजिक विकास नहीं हो पा रहा था तो गढ़वाल में ना इन सब लोगों ने, जब किसी का नहीं चला, किसी का अखबार नहीं चला, किसी की सभा नहीं चली, तो एक दिन ये सब के सब लोग एक साथ एक मंच पर बैठे और इन्होंने कहा एक काम करते हैं, मिल के काम करते हैं। और अब 16 फरवरी 1914 ईस्वी को पहली बार गढ़वाल में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। उसका नाम क्या रखा? एकता सम्मेलन। एकता नाम से समझ रहे आप? चलो रे सब एक हो जाओ। अलग अलग रहेंगे तो किसी का काम नहीं चलेगा, सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए 1914 ईस्वी के अंदर 16 फरवरी 1914 ईस्वी को गढ़वाल में एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। याद रखोगे एकता सम्मेलन कब हुआ? 16 फरवरी 1914। एकता सम्मेलन कहां हुआ? तो आप याद रखेंगे दुगड्डा में हुआ। एकता सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी? तो सर इसकी अध्यक्षता नारायण सिंह नाम के एक आदमी ने करी। भगवान जी अध्यक्ष बने सीता नारायण, तो नारायण सिंह वो एकता सम्मेलन के अध्यक्ष बनाए गए। 1914 में गढ़वाल में एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया दुगड्डा में, और इस एकता सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? नारायण सिंह। जब ये एकता सम्मेलन आयोजित हुआ तो इस एकता सम्मेलन में कुछ निर्णय लिए गए। सम्मेलन कर क्यों रहे थे आप? क्योंकि दिक्कतें थी, और उन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए 1914 के एकता सम्मेलन में कुछ निर्णय लिए गए। क्या निर्णय थे? पहला निर्णय जो सबसे महत्वपूर्ण है इस एकता सम्मेलन में, पहला निर्णय क्या लिया गया? देखो मैं लिख रहा हूं, सभी सभाओं का विलय कर दो। सभी सभाओं का क्या कर दो? विलय। विलय मतलब मर्ज कर दो, सबको मिला दो। सभी सभाओं का विलय करने का निर्णय लिया गया। कहा गया कि ऐसा मत बनाओ सरोला अलग, क्षत्रिय तो नहीं थी उस समय, पर ऐसा मत करो सरोला सभा, ये सभा, वो सभा, सारी सभाओं को एक साथ जोड़ो। तो 1914 के एकता सम्मेलन में क्या निर्णय लिया गया कि सभी सभाओं का, सारी सभाओं को एक साथ जोड़ करके, और 1914 में एक नई सभा बनाई गई और उस सभा का नाम रखा गया गढ़वाल सभा। अब ऐसे 36 सभाएं नहीं होंगी,
इन सभी सभाओं को आपस में मर्ज कर दिया गया और 1914 में एक ही सभा बना दी गई और उस सभा का नाम क्या था? हाँ, उस सभा का नाम रखा गया गढ़वाल सभा। तो भाई गढ़वाल सभा की स्थापना कब हुई? 1914 में। 1914 ईस्वी के अंदर गढ़वाल सभा की स्थापना हुई। सभी सभाओं का विलय करके 1914 में गढ़वाल सभा का गठन कर दिया गया। तो अब कितनी सभा हो गई? अब आदमी को पता है कि अगर ज्वाइन करनी है तो एक ही सभा, उसी एक सभा में सबके उद्देश्य, सबके अधिकारों की मांग की जाएगी। दूसरा, सभी समाचार पत्रों का, या सभी मत लिखते हैं, एक काम करते हैं, देखो कितने न्यूज़पेपर थे? 3। एक का नाम था गढ़वाल समाचार। तो निर्णय लिया गया कि जो गढ़वाल समाचार है और दूसरा कौन सा है, इन दोनों को ना तीसरे में मर्ज कर दो, तब एक ही न्यूज़पेपर रहेगा। तो क्या किया? गढ़वाल समाचार और विशाल कीर्ति नामक समाचार पत्र का विलय, इन दोनों का विलय लिख लो, किसमें किया गया? गढ़वाली समाचार पत्र में कर दिया गया। गढ़वाल समाचार और विशाल कीर्ति नामक समाचार पत्रों का विलय, इन दोनों न्यूज़पेपर को मर्ज कर दिया, किसमें? तीसरे वाले। तो गढ़वाल समाचार तथा विशाल कीर्ति नामक समाचार पत्रों का विलय किसमें कर दिया गया? गढ़वाली समाचार पत्र में कर दिया। गढ़वाल समाचार तथा विशाल कीर्ति नामक समाचार पत्रों का विलय गढ़वाली समाचार पत्र में कर दिया गया। तो अब कितने न्यूज़पेपर रहे आपके पास? एक। और कितनी सभा है? एक। अच्छा सुनो, ये जो गढ़वाली समाचार पत्र था ना, ये महीने महीने में छपता था। पहले तीनों महीने महीने में छपते थे। अब क्या हो गया? 3 का 1 हो गया। तब ये डिसाइड किया गया भाई 3 का 1 हो गया तो अब इसको महीने में मत छापो, अब इसको हफ्ते में छापो। तो आपने क्या लिखा? गढ़वाल समाचार तथा विशाल कीर्ति समाचार पत्र का विलय गढ़वाली समाचार पत्र में कर दिया गया। और नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, और गढ़वाली समाचार पत्र को मासिक से साप्ताहिक बना दिया गया। इसको मासिक से साप्ताहिक बना दिया गया। इस समाचार पत्र को मासिक से साप्ताहिक बना दिया गया। ये सब 1914 में हुआ था। इस समाचार पत्र को मासिक से साप्ताहिक बना दिया गया। तो गढ़वाल में वर्षों से एक घबरोल मचा हुआ था। घबरोल कहते हैं इसको। कई प्रकार की सभाएं, कई प्रकार के न्यूज़पेपर, सब ठीक है ना। और तो नहीं करना कुछ, देख लो अगर कुछ और बदलना हो तुम्हें तो बदल लो। अभी तब चलते हैं कुमाऊं की तरफ। गढ़वाल में तो हो गया भाई, सारी सभाओं की एक सभा बन गई और सारी के सारे जितने भी पत्र थे उनका एक हो गया। ये कौन सी वाली? गोरक्षणी सभा दुगड्डा, कोट द्वार में। हाँ, गोरक्षणी सभा जो है कोट द्वार में इसकी स्थापना करी गई। अब भारत में गोरक्षणी सभा किसने बनाई? दयानंद सरस्वती। भारत में 1882 में दयानंद सरस्वती ने बनाई थी गोरक्षणी सभा। गाय की रक्षा करने के लिए बनाए गए थे ये सारे के सारे संगठन। ठीक है भैया, इतना एक बार फटाफट से दिमाग देखो जरा, अपना दिमाग यहाँ कंसंट्रेट करो। गढ़वाल हितकारिणी सभा या गढ़वाल यूनियन कब? और सरोला सभा और गौरक्षणी और भ्रातृमंडल दोनों। लेकिन भ्रातृमंडल का अधिवेशन 1908 में हुआ। अधिवेशन 1908। अधिवेशन कहाँ हुआ पहला और स्थापना कहाँ हुई? दोनों अलग बातें। क्षत्रिय सभा पौड़ी 1919 में। फिर आप देखो अखबार जो निकाले जाते थे उनमें से समाचार पत्र कौन कौन से? गढ़वाल समाचार पत्र, गढ़वाली समाचार पत्र, विशाल कीर्ति, सबका मर्ज हो गया। और 1914 में हम एक ऐसी जगह है कि सारी कहानी खत्म। तो गढ़वाल में अब एक ही सभा है और वो एक सभा यहाँ के सामाजिक सुधार का प्रयास करी। अब 1914 में यहाँ की कहानी रोक दो। अब चलो कुमाऊं। मैंने कहा कुमाऊं में सामाजिक सुधार से ज्यादा ध्यान किस पर दिया गया? राजनीतिक सुधार। वहां पॉलिटिकली लोग आगे बढ़े। अब कुमाऊं के अंदर क्या हुआ? दौर बदल चुका था। नए लोग इस समय देखो, किसी भी समाज को बदलने वाला जो सबसे ताकतवर है, इस दुनिया के सबसे ताकतवर लोग मेरे सामने बैठे हैं। तुम अपने को मजाक समझ रहे? कोई तुम मजाक समझ रहे? अरे भाई जी क्या बात कर रहे? युवा जो है ना, यूथ जो है, वो किसी भी समाज का सबसे ज्यादा पावरफुल पक्ष है। और आज का यूथ रील देख रहा है। गड़बड़ हो गया थोड़ा ना। लड़कियां ज्यादातर रील देखने में व्यस्त है, लड़के ज्यादातर वो होता है क्या बोलते हैं उसको, IPL। बस एक साल में देखो टेक्नोलॉजी ने ढंग से हमारा देश जिस स्पीड से ऊपर बढ़ रहा है ना, जिस दिन गिरा ना बहुत बुरी स्थिति आ जाएगी। हम एक साल के, तो एक साल में कितने महीने होते? 12 नहीं, वो तो भारत में नहीं होते 12, भारत में 10 ही होते हैं, क्योंकि 2 महीने तो IPL ले जा लेता है, तो 10 ही है। तो साल में प्रति वर्ष 2 महीने तो IPL लेकर के चले गया।
और आईपीएल में भी दूध उसमें आग में घी डालने का काम ड्रीम 11 ने किया। तो अब आप देखो भाई, सुबह जैसे आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल चलते समय तो स्थिति क्लियर है ना, सुबह उठो टीम लगाना है भाई। अब फिर टीम लगाएंगे तो फिर मैच देखना भी पड़ेगा। अब आपको क्या फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इस चीज से कि कौन जीते कौन ना जीते। अब नहीं वो दौर रहा। अब ये है कि मेरा कप्तान है तो बस मेरा कप्तान होना चाहिए, बाकी जीते चाहे हारे। तो अब देखो धीरे धीरे करके तो चलो स्थिति बहुत दूसरी तरफ को जा रही है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि समाज के अंदर पूरे समाज को परिवर्तन करने की पावर जिसके अंदर होती है वो युवा होता है, यूथ। वही बदल पाएगा समाज को। बाकी तो बुढ़े लोग हैं तो वो क्या करेंगे? मतलब तो मैं नहीं हूं तुम्हारी कैटेगरी में, हम वृद्ध वाले हैं, तुम है यूथ। मेरे पे क्या देर मैं लगा सकता ड्रीम 11 में, मैं देख सकता भाई, मैं वो सब देख सकता। तुम है यूथ अभी। तो ये जो युवा वर्ग था ना कुमाऊं में, ये बदल चुका था। वो वाला युवा जा चुका था जो पहले का था ना, कि जो अंग्रेज जिंदाबाद वाला युवा बदल चुका था। अब कुमाऊं में क्या हुआ? 19वीं 20वीं शताब्दी में हमने देखा कि कुमाऊं के अधिकांश लोग, जितने भी लोग कुमाऊं में युवा थे, वो लोग पढ़ाई लिखाई करने के लिए राज्य से बाहर जा रहे थे, क्योंकि 12वीं तक की पढ़ाई तो कुमाऊं में ही हो जाती थी, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए वो कुमाऊं से बाहर जाते थे। और हमारे पास एक दो पॉइंट निकल के आते हैं। सबसे पहले हमको ये पता चलता है कि साल 1903 में कुमाऊं के युवाओं में एक आदमी था, उसका नाम था गोविंद बल्लभ पंत। और ये गोविंद बल्लभ पंत 1903 में अपने कॉलेज के अंदर अपना खुद का एक युवाओं का संगठन बनाता है, और उसका नाम क्या रखा उसने? तो ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, और ना ही हैप्पी क्लब को कोई लड़ाई झगड़ा करना है। तुम्हारा था कॉलेज में क्लब, ग्रुप था कॉलेज में, दोस्ती यारी वाले रहे तुम थोड़ा? कॉलेज में आपके ग्रुप का नाम क्या था? तुम्हारे भाई का स्कूल में ग्रुप था कॉलेज में, स्माइली ग्रुप। क्या मजाक समझ रहे तुम? स्माइली ग्रुप। स्माइली ग्रुप के हर एक मेंबर को हमारी क्लास के अंदर शर्ट में या जैकेट में या स्वेटर में स्माइली लगाना होता था। स्माइली होता ना, वो हंसने वाला होता था। तो सबको एक एक बिल्ला बांट रखे थे और सबको पता था कि ये स्माइली ग्रुप के लोग हैं। तो लगभग हम 12 लोग थे उसमें, और तरसते थे लोग, हे भाई हमें अपने ग्रुप में शामिल करा। हमने कहा चल ना भाई, पागल है क्या? मजे करते थे ना खूब। पढ़ने लिखने वाले नहीं थे, जो पढ़ने वाले थे उनके नहीं होते ग्रुप। तो हमारा काम क्या? हम जैसे आज चलो रे ससदारा, कल यहाँ घूमने, परसों यहाँ, परसों मैच खेल रहे, ये हो रहा वो हो रहा। लोग हमको देख के थोड़ा थोड़ा जलते थे और ये बातें करते थे, यार हमें ना स्माइली ग्रुप में ऐड कर लो। हमने कहा नहीं, ऐसा ही जैसे हमारा स्माइली था, इनका हैप्पी था। ऐसा मत समझना कि देश की आजादी के लिए कुछ लड़ाई लड़ेगा ना। इनके क्लब का नाम था हैप्पी क्लब, खुश रहो। तो 1903 में गोविंद बल्लभ पंत ने छात्रों का एक संगठन बनाया, और छात्रों के उस संगठन का नाम रखा गया हैप्पी क्लब। फिर गोविंद बल्लभ पंत, और गोविंद बल्लभ पंत का बचपन से ही उसका क्लासमेट था एक आदमी, उसका नाम था हरगोविंद पंत। ये देखो, एक था गोविंद बल्लभ पंत और एक नाम था हरगोविंद पंत। ये बचपन से ही साथ पढ़े लिखे अच्छे दोस्त हुए। जब इनकी 12वीं की पढ़ाई पूरी हो गई तो 12वीं की पढ़ाई करने के बाद चले गए प्रयागराज, इलाहाबाद हायर एजुकेशन के लिए। अब जब ये हायर एजुकेशन के लिए इलाहाबाद गए तो कहते हैं जिस समय ये इलाहाबाद में पढ़ाई कर रहे थे उसी समय 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। अब जब लॉर्ड कर्जन ये वकालत पढ़ने गए थे, वकील की पढ़ाई कर रहे थे दोनों, कहाँ? इलाहाबाद में थे। कहाँ के? कुमाऊं के। तो ये वकालत की पढ़ाई करने इलाहाबाद चले गए। जब इलाहाबाद गए तो उसी समय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। अब आपने हिस्ट्री में पढ़ लिया होगा, बंगाल का जब विभाजन हुआ तो उसका भारत के लोगों ने विरोध किया, और बंगाल विभाजन के फलस्वरूप जो आंदोलन निकल करके आया उसे क्या बोलते हैं सर? उसको स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। तो 1905 ईस्वी के अंदर एक आंदोलन भारत में शुरू हुआ, उसे कहते हैं स्वदेशी आंदोलन। अभी तक आप उत्तराखंड के बारे में 1815 से जो कुछ भी पढ़ रहे हो, आंदोलन पढ़ा कहीं पर? नहीं, अभी हमारे यहाँ कोई आंदोलन नहीं हुआ। 1905 में भारतवर्ष में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ। जब 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ तो भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में ये स्वदेशी आंदोलन जब फैला तो कहते हैं कि स्वदेशी आंदोलन फैलते फैलते जब इलाहाबाद पहुंचा, प्रयागराज पहुंचा, तो प्रयागराज में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था बहुत धूम धड़ाके से। और जब प्रयागराज में, इलाहाबाद में स्वदेशी आंदोलन हुआ तो उस आंदोलन में प्रतिभाग करने हमारे राज्य के दोनों भी चले गए। कौन कौन? गोविंद बल्लभ पंत, ये भी चले गए। जब भीड़ लगी है, कोचिंग आज है नहीं, छुट्टी पड़ गई कोचिंग की, और तो परेड ग्राउंड में कुछ हो रहा हो हल्ला, तो ये भी चले गए, हरगोविंद पंत और गोविंद बल्लभ पंत। अब ऐसा कहते हैं कि स्वदेशी आंदोलन में जब इन दोनों लोगों ने प्रतिभाग किया, ऐसे ही गए थे, रैंडमली गए थे देखने के लिए कि चलो परेड ग्राउंड में सुन लेते हैं बातें। लेकिन जब इन्होंने भारत में कांग्रेस के नेताओं के विचार सुने तो ये दोनों का दिमाग बदल गया, और इन दोनों ने उसी परेड ग्राउंड में ये डिसाइड कर दिया कि छोड़ पढ़ाई, मैं नहीं आ रहा। मास्टर को फोन किया, सर मैं नहीं आ रहा कोचिंग, अब खत्म, तेरा भाई बनेगा अब नेता। अब ये दोनों राजनीति की तरफ अग्रसर हो गए।
ऐसा कहते हैं कि गोविंद बल्लभ पंत पर जिस व्यक्ति का प्रभाव पड़ा उसका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जब प्रयागराज में भाषण दे रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध, नरम पंथ का भाषण जब दे रहे थे, तो वो भाषण गोविंद बल्लभ पंत के दिमाग में सेट हो गया और उसने कहा यार ये आदमी है जो बात कर रहा है। थोड़ा सा प्रभाव पड़ जाता है ना, हल्का सा। आप किसी की बातें सुने तो किसी की बात सुन करके एकदम से प्रभावित होना वो मानव स्वभाव है। कॉलेज में तुमने वो भी किया, अपने नीचे 3 जोड़ो कर रखा, वो अपने नीचे 3 जोड़ो आते हैं वो अभी भी। जब हम पढ़ते थे कॉलेज में तो हमारी क्लास में था एक लड़का, क्लास में भी क्या बात की, जहां मैं रहता था हमारे पड़ोस में था एक भैया, और वो भैया क्या करे, शाम को डेली मेरे पास आ जाए। इस अगल बगल के रूम थे, उसकी एक ही कथा थी, मुझे नहीं पता अभी वो कथाएं कैसे चलती, पर उस समय क्या करते थे वो कि देख भाई तूने कुछ नहीं करना, पहले बड़ी बड़ी बातें सुना देते हैं। हाँ भाई क्या सोचा है जीवन में, तो मैंने कहा कुछ नहीं सोचा, ऐसे ही रहेगा, तू खत्म है, पता नहीं क्या क्या बात बोलते। अब वो फिर एक दिन आया, उसने कहा भाई सुन, तू मेरे को 2000 रुपए दे, इसके बाद क्या करना है बोल, तूने जैसे 2000 रुपए दे तो ये 2000 रुपए दे के तेरी एक आईडी बनेगी, फिर तुझे ना अपने नीचे 2 लोग जोड़ने हैं, वो भी 2-2 हजार देंगे, बस। था बोला बस वाला, अब तो तेरा काम खत्म। उसके बाद वो 2 अपने नीचे 2 जोड़ेंगे और फिर वो 2 अपने नीचे 2 जोड़ेंगे और 2 का 2 का 2 का 2 और तब करते हैं गुणा भाग। तभी ऐसा बोलते हैं क्या कि 1 महीने में मान ले 2 ही जुड़े, तो 2 महीने में इन 2 ने 2 जोड़े तो कितने हुए 4, तो तीसरे महीने में अगर 4 ने अपने नीचे 2-2 जोड़े तो 4 दूने हुए 8, जो भी ना गुणा भाग। अब फिर कर रहा 1 महीना, अब फिर इसकी पूरी गुणा भाग हुई और इसने कहा देख 1 साल के बाद इसका जो गुणा भाग आ रहा था, तो इसने कहा 1 साल के बाद कितने पैसे कमाएगा, तो 36 लाख आ रहा था इसका। 1 साल के बाद तेरा 36, अब मैं कॉलेज में पढ़ रहा उस समय, तो कॉलेज वाला जो दौर चल रहा था उस कॉलेज वाले दौर में 36 लाख। अब मान लो कि 1 साल में 36 लाख रुपए। अच्छा फिर उसने क्या बोला कि 36 ने भी कमाया, 30 भी कमाया तो कम है बल। अब थोड़ा थोड़ा होने लगे ना मेरा ऐसा। फिर उसने कहा 30 ना कमाए, 30 20 भी कमाए तो कम है क्या। अब मेरे दिमाग में आ रहा कि छोड़ तो 20 10,000 भी आए तो कम है क्या। 2000 देखे तो मैंने फट दे दिया उसको 2000 रुपए, और 2000 देके मैंने अपनी क्लास में खूब जोड़े भी, कई सारे बच्चों को, नहीं हुआ रे, सब बर्बाद हुए, वो भाग ही गया वो। तो प्रभाव तो पड़ेगा एकदम से, ऐसे बड़ी बड़ी बात। अच्छा वो क्या बोलता था उस समय, ऑडी गाड़ी होती बल तो 1 साल में ऑडी गाड़ी ले लेगा। अब कौन समझाए उसको कि गाड़ी तो मैंने लेना नहीं, मेरे दिमाग में बाइक चल रही थी कि बाइक मिल जाए बहुत है, गाड़ी किसको लेनी है। तो ये भी ऐसे प्रभावित हो गया इससे गोपाल कृष्ण गोखले से। अब गोविंद बल्लभ पंत ने गोपाल कृष्ण गोखले को क्या बना दिया, अपना राजनीतिक गुरु बना दिया। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो किसके राजनीतिक गुरु है, गोविंद बल्लभ पंत। ऐसे ही जो हरगोविंद पंत है, इस पर प्रभाव पड़ा किसका, बाल गंगाधर तिलक का, और हरगोविंद पंत ने बाल गंगाधर तिलक को अपना राजनीतिक गुरु बना दिया। बाल गंगाधर तिलक का मतलब है गरम पंथ, तो ये गरम पंथी है और ये नरम पंथी है। तो ये दोनों लोग प्रयागराज से अब एक आंदोलन को लेकर के कुमाऊं में आएंगे। ये जब कुमाऊं से निकलेंगे ना, तो ये दोनों लोग आंदोलन को लेकर के आएंगे और फिर कुमाऊं में आपका आंदोलनों की शुरुआत होगी। कैसे हुई कल की क्लास में करेंगे उसको, लेकिन अभी आप समझना कि कुमाऊं में सामाजिक सुधार से ज्यादा फोकस किस चीज पर किया गया, राजनीतिक जन जागृति या राजनीतिक जागृति पर। तो कल वाली क्लास में करते हैं, आज आप इतना करो।